relation between frequency comma wavelength and speed of a wave, स्पीड ऑफ वेव। बच्चों साउंड भी क्या है? एक साउंड क्या है? एक वेव है। साउंड कौन सा वेव है? मैकेनिकल वेव है। साउंड कौन सा वेव है? मैकेनिकल में भी कौन सा वेव है? मैकेनिकल में कौन सा वेव है? मैकेनिकल में लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड एक वेव है लेकिन मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड इज मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, एक बार बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? तो एक बार बताओ, इसमें एक बात, वेवलेंथ की एक और डेफिनेशन याद रखना, नोट करके नीचे यहीं पे लिख लेना। वेवलेंथ का नोट यहां पे लिख लेना, नोट करके। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लिखो। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां से देखो v बराबर कितना होगा, तो एक टाइम पीरियड यानी t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लैम्डा। तो v बराबर कितना होगा? लैम्डा बाई टी। v बराबर कितना होगा? लैम्डा बाई टी। क्यों? क्योंकि लैम्डा क्या है? डिस्टेंस, और t क्या है? टाइम। तो एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ का एक और डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो बच्चों यहाँ पे v बराबर लैम्डा बाई टी लिख सकता हूँ ना। v क्या है? स्पीड। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। और t क्या है? टाइम। तो बच्चों यहाँ से 1/t किसके इक्वल होगा बताना? 1/t किसके इक्वल होगा? 1/t इक्वल होगा फ्रीक्वेंसी। तो v बराबर कितना हो जाएगा? एफ लैम्डा। 1/t किसके इक्वल होगा? फ्रीक्वेंसी के। तो v बराबर किसके इक्वल हो जाएगा? एफ लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। लैम्डा होता है वेवलेंथ। नैतिक स्क्रीन नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? बच्चों स्क्रीन नहीं दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, ठीक। तो बच्चों एक बात आ रही थी, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ द वेव। तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अभी बताया था नोट में कि लैम्डा इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड ऑफ ए वेव। वेव एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? लैम्डा। तो बेटा v बराबर कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो बेटा 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रूफ है। ये प्रूफ है, बोलेगा प्रूफ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड, सॉरी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। तो तुम क्या करोगे? नोट करके लिखोगे कि वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड इज लैम्डा। तो फिर क्या लिखोगे? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? लैम्डा। और कितने टाइम में ट्रेवल किया? एक टाइम पीरियड में। एक टाइम पीरियड का टाइम क्या होता है? कैपिटल टी। तो बेटा लैम्डा बाई कैपिटल टी। 1/t को क्या लिख सकते हो? एफ। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू एफ लैम्डा। पक्का बताओ? क्लियर? क्लियर है ना? चलो लिखो एक क्वेश्चन।
लिखो द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड is 340 meter per second. The speed of sound is 340 meter per second. ठीक है ना? स्पीड if its wavelength is if its wavelength is if its wavelength is if its wavelength is 2 meter, if its wavelength is 2 meter, then find its frequency, then find its frequency. फटाफट बता दो, खत्म करो लफड़ा, फिर एक कठिन सवाल कराते हैं। ठीक है बेटा, हो गया बेटा। v इक्वल टू कितना होता है? एफ लैम्डा। तो f बराबर कितना हो जाएगा? v अपॉन लैम्डा। v कितना है? 340। लैम्डा कितना है? 2। स्पीड कितना आएगा? सॉरी, फ्रीक्वेंसी कितना है? 170। यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। तो यूनिट क्या लगा दो? हर्ट्ज। ये इसकी यूनिट है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज 2 किलो हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है ना? एंड इट्स वेवलेंथ इज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है? एंड इट्स वेवलेंथ इज 50 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप कर लिखो। फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन 50 सेंटीमीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द वेव, find the time taken by the wave, find the time taken by the wave to travel a distance of, to travel a distance of 1 kilometer, to travel a distance of 1 kilometer। ये बहुत ही कठिन सवाल है और यही सवाल एग्जाम में आएगा। अभी तक तुम्हारे जितने भी पूर्वज हैं इनको ऐसे ही सवाल एग्जाम में आए हैं और ज्यादा चांस है कि ऐसा ही सवाल एकदम आएगा। समझ में आया कि नहीं है तुमको? अब करोगे क्या तुम लोग? तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? फ्रीक्वेंसी दे रखा है 2 किलो हर्ट्ज। वेवलेंथ कितना दे रखा है? लैम्डा इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो पहले किलो हर्ट्ज को, अब तुम ये फॉर्मूला लगा के पहले स्पीड निकाल लो, v इक्वल टू एफ लैम्डा। लेकिन f को किस में रखना है? हर्ट्ज में। f को किस में रखना है? हर्ट्ज में। तो 1 किलो हर्ट्ज में कितना? 1000 हर्ट्ज। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2000 हर्ट्ज। और लैम्डा को किस में रखना है? मीटर में। लैम्डा किस में रखना है? मीटर में। तो मीटर में होगा तो क्या करोगे? 50 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 50 डिवाइडेड बाई 100। अब सॉल्व करके यहां से स्पीड आएगा मीटर पर सेकंड में। कितना स्पीड आएगा? तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 कैंसिल, इसको कैंसिल करोगे तो इस 1000 मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड आ गई। लेकिन तुमसे स्पीड थोड़ी पूछा था, बोला टाइम बताओ इसको 1 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा। तो कितना लगेगा टाइम? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है टाइम का? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ डिस्टेंस कितना है? हाँ कितना बेटा? 1 सेकेंड। ठीक है, देखो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 1000 मीटर। अरे 1 किलोमीटर को भी तो मीटर में बदलोगे भाई। 1000 और स्पीड कितना है? 1000। तो कट जाएगा, बचेगा कितना? 1 सेकेंड। तो इसको 1 सेकेंड लगेगा ट्रेवल करने में 1000। 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना लगेगा? 1 सेकेंड लगेगा। डन।
बहुत बेकार है, यही एग्जाम में आएगा। इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर, किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलना है और सेंटीमीटर को मीटर में, फिर उससे स्पीड आएगा मीटर पर सेकंड में, फिर किलोमीटर को मीटर में बदलना है, फिर टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन याद रखना। देखो बच्चों, अब स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है याद रखना। तो सबसे तेज साउंड चलता है सॉलिड में, फिर उसके बाद चलता है लिक्विड में, फिर सबसे स्लो जो चलता है वो गैस में। ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे ज्यादा तेज साउंड किसमें चलता है? सॉलिड में। एग्जांपल देखो, मैं बता रहा हूं, अगर आयरन है तो इसमें साउंड की स्पीड लगभग होती है 5000 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। अगर वाटर है, H2O, लिक्विड, वाटर लिक्विड, ये आयरन क्या है? सॉलिड है, आयरन सॉलिड है ना। तो आयरन की बात कर रहा हूं, वाटर की बात कर रहा हूं, वाटर की ये लिक्विड है। तो इसमें पानी के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर पर सेकेंड। एयर में, एयर क्या है? गैस है। देखो ये टेम्परेचर के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक अनुमान के लिए बता रहा हूं। एयर क्या है? गैस है। इसके अंदर साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड, 25 डिग्री सेल्सियस पर। अगर टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर साउंड की स्पीड बढ़ती है, तो टेम्परेचर अगर तुम कम करोगे तो साउंड की स्पीड कम होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बात याद रखना। आयरन Fe नहीं जानते हो क्या? सिंबल नहीं याद है? नहीं याद है तो आयरन लिख लो, कोई बात नहीं, आयरन लिख लो, मैं समझ गया प्रॉब्लम। ठीक है। सबसे तेज किसमें चलता है? साउंड में। वैक्यूम के अंदर इसकी स्पीड क्या होगी? जीरो। खुल के बोलो, ऐसे दुख क्यों बोल रहे हो? वैक्यूम के अंदर इसकी स्पीड क्या होगी? वैक्यूम में मीडियम ही नहीं है तो कहां से साउंड ट्रेवल करेगा? तो वैक्यूम के अंदर साउंड की स्पीड ही नहीं होगी। क्लियर? चलो यहां से आगे चले बच्चों, अब कुछ छोटे छोटे टर्म है उनको याद रखना। लिखो, टोन क्या होता है? टोन, ऐसे लिखो, टोन क्या होता है? TON, टोन। टोन क्या होता है? तो टोन लिखो, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। अगला लिखो, टिम्बर क्या होता है? टिम्बर इसी को कहते हैं और क्वालिटी ऑफ साउंड, टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड। टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड, हाँ टिम्बर बोलते हैं इसको, टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड। लिखो इसके बारे में, लिखो इसके बारे में। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड by which we can differentiate, it is a property of sound by which we can differentiate between two close sound, two close sound या two identical sounds, two identical sounds। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टी होता है जिससे हम
आइडेंटिकल दो साउंड है, जैसे आप और आपका दोस्त, देखो क्वेश्चन ए में यही लिखा आएगा कि आप और आपका दोस्त कोई बात कर रहा है, जैसे आप दोनों लोग बाहर बात कर रहे हो, मैं इस क्लास में हूँ, तो मैं बाहर बता सकता हूँ ना कि नैतिक बात कर रहा है और सत्यम बात कर रहा है, बता सकता हूँ नहीं बता सकता हूँ? सार्थक और सत्यम बात कर रहे बता सकता हूँ। कैसे? तो आप लोग के साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है, हर इंडिविजुअल के साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है। देखो अभी तुम्हें यहाँ नहीं पता चलेगा, लेकिन इसी को हम लोग कहते हैं क्या कि शेप ऑफ द साउंड। आपके आपका जो साउंड निकल रहा है उसका शेप कुछ और बन रहा है, इनका जो साउंड निकल रहा है उसका शेप कुछ और बन रहा है। भले सुनो ध्यान से, भले दो दोस्त हो, दोनों का साउंड का फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों के साउंड का वेवलेंथ सेम हो, फिर भी मैं ये आइडेंटिफाई कर लूंगा कि ये दोस्त बोल रहा है, ये वाला पर्सन बोल रहा है और ये वाला पर्सन बोल रहा है। कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा? तो बोलते हैं बच्चों टिम्बर आर क्वालिटी ऑफ साउंड से क्वेश्चन आएगा तुम्हें कि बाय विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वी कैन यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन योर टू क्लोज फ्रेंड टॉकिंग विद ईच अदर। तो टिम्बर आर क्वालिटी ऑफ साउंड। अभी आप लोग के 9th के सिलेबस में इतना एक्सप्लेनेशन इसका नहीं, लेकिन ये वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो टिम्बर याद रखना, टिम्बर क्लियर है। अब इसका देखो कुछ कुछ टर्म होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन कहीं भी हो क्या मतलब होता है इसका? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इन द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इन द सेम मीडियम। किसी सेम मीडियम में साउंड का बाउंस बैक कर जाना क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो बच्चों ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? जैसे मान लो अगर तुमने यहाँ पे एक ऐसे, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे एक इस तरह से हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप ले लो और यहां से बोलो, तो यहां से बोलोगे तो तुम्हारा साउंड ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। फिर दूसरी तरफ एक और साउंड दूसरे अपने दोस्त को भाई को दे दो और उससे बोलो कि एंगल घुमा घुमा के, इसका एंगल घुमा घुमा के चेक करे, तो किसी एक एंगल पे इसको ज्यादा साउंड सुनाई पड़ रहा होगा। तो वो एंगल कौन सा होगा? जो इसके इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो एंगल कौन सा होगा? जो इसके इक्वल होगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां भी होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और एंगल आर क्या होता है बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो साउंड के अंदर भी एंगल आई इक्वल टू क्या होता है? एंगल, मतलब इसके अंदर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? फॉलो होता है। साउंड के अंदर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, ठीक है? हो गया? आगे चलो, लिखो इको। इको, हाँ, इको इको लिखो। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट या बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड फ्रॉम लार्ज ऑब्स्टिकल, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड फ्रॉम लार्ज ऑब्स्टिकल लाइक वॉल कॉमा माउंटेन एटसेट्रा लिख दो, लाइक वॉल कॉमा माउंटेन इज कॉल्ड इको, इज कॉल्ड इको, like wall comma mountain is called echo, sound of single frequency। हो गया? इधर ध्यान दो, इको क्या होता है? जैसे तुमने सुना होगा, या ऐसे बड़ा सा रूम हो, बहुत बड़ा हॉल हो, तो उसमें जब तुम चिल्लाते हो तो तुम्हारी आवाज वापस आती है कि नहीं आती है? बहुत बड़े हॉल में, छोटे हॉल में नहीं होगा ऐसा। या ऐसा तुमने, हाँ खाली होने पे ऐसा होता है। या ऐसा तुमने देखा होगा कि पहाड़ों पे जाके लोग नाम चिल्लाते हैं तो उनका नाम वापस आता है, देखा है कि नहीं देखा? ऐसा अरे मूवीज में देखा होगा, तुम लोग नहीं जाके देखा।
कि वो चिल्लाते हैं पहाड़ों पे, तो हाँ तुमने देखा हो, तो नाम वापस आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो किसके कारण हुआ? साउंड गया, टकराया और वाया, इसी हम क्या बोलते हैं? एको बोलते हैं। समझ में आया ना? एको। तो सुनो, एक चीज यहां याद रखो, क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट शुड बी, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो इसी में, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 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 द ऑब्स्टिकल, बिटवीन द ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब बाधा, यानी माउंटेन वॉल, ऑब्स्टिकल, बिटवीन द ऑब्स्टिकल एंड 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 द सोर्स, द सोर्स, टू हियर द echo, टू हियर द echo। सुनो इधर ध्यान से, लिख लिया ना? अब इधर सॉल्यूशन देखो बच्चों, एक चीज कहलाता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, क्या कहलाता है? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग ह्यूमन का होता है 1/10 सेकेंड। मतलब समझो इसका, हम कोई भी आवाज सुनते हैं तो हमारे कान के पर्दे पर 1/10 सेकेंड तक होता है, समझ में आया कि नहीं? अगर उससे पहले कोई और आवाज आ गई तो उस आवाज को हम सुन नहीं पाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो, जैसे कान के पर्दे पे कोई भी आवाज सुनोगे 1/10 सेकेंड तक रहता है, 0.1 सेकेंड, लेकिन 0.1 सेकेंड के पहले कोई और आवाज आएगी तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। एग्जाम्पल समझो, मैं इस रूम में अभी बोल रहा हूँ, क्लास में बोल रहा हूँ, तो मैं जब बोल रहा हूँ तो सामने तो दरवाजा बंद है, तो मेरा साउंड टकरा के वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, लेकिन मुझे अपना इको नहीं सुनाई पड़ रहा है। क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है? क्योंकि वो जो साउंड टकरा के आ रहा है वो 1/10 सेकेंड के अंदर आ जा रहा है, तो मेरा जो ईयर ड्रम है, मेरा जो कान का पर्दा है, उसको पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि कान का पर्दा अभी पिछला वाला साउंड ही पहचानने में लगा हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे बिजी है, लाइन बिजी रहे तो दूसरी लाइन नहीं जाएगी ना, दूसरा फोन नहीं लगेगा ना। एक लाइन अगर बिजी तो दूसरा लाइन थोड़ी लग पाएगा। तो इसका मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को बोलते हैं तो वो टकरा के अगर 1/10 सेकेंड पहले आ गया तो आप नहीं सुन पाओगे, अगर वो 1/10 सेकेंड के बाद टकरा के आया तब आपको सुनाई पड़ेगा। तो दूरी बढ़ती जाएगी तो लेट टकरा के वापस आएगा, जब लेट टकरा के वापस आएगा तो आप उसको सुन पाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूं? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। इसी तरह एक होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, क्या बोलते हैं उसको? परसिस्टेंस ऑफ विजन। विजन मतलब आप कोई भी अगर चीज देखते हो तो 1/17 सेकेंड तक आपके आई पे रहता है। कितने सेकंड तक? 1/17 सेकेंड तक। अगर उसके बीच में कोई मान लो बहुत फास्ट है, कोई भी चीज अगर देखते हो तो 1/17 सेकेंड तक आपके आई पे रहता है। कोई मान लो बहुत फास्ट है, इतना फास्ट है कि वो आपको 1/50 सेकेंड में आया, थप्पड़ मार के चला गया, मान लो, तो तुम्हें ऐसे वॉल दिखेगा, थप्पड़ फील होगा, वॉल ही दिखेगा, तुम उसको नहीं देख पाओगे। समझ में आ रहा है? सुने इधर, सुनो ध्यान से, अरे समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूं? अगर कोई इतना फास्ट, जैसे मूवीज में क्या होता है, मूवीज जो सिनेमा होता है उसमें कुछ नहीं, पिक्चर्स होता है जो एक के बाद एक चलता है, लेकिन आपको मूवी कंटिन्यूएशन में क्यों दिखता है? एक पिक्चर आया तब तक आई उसको देख रहा था, तब तक पिक्चर बदल गया, तो आप जो चेंज है, जब इमेज बदल रहा है तब आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे तुमने कभी देखा होगा कि एक बच्चा होता है नोटबुक पे कोई ड्राइंग बना के ऐसे करता है तो वीडियो जैसा दिखाई पड़ता है। कभी ऐसा देखा है कि नोटबुक पे, एक मोटी सी नोटबुक, उसमें छोटा छोटा ड्राइंग बना लो तो ऐसे घुमाओगे तो चलता हुआ ड्राइंग दिखता है, दिखता है ना? तो सिनेमा में भी यही होता है, मूवी में भी कोई चीज आपको चलती हुई दिखती है लेकिन वो एक्चुअल में चलती नहीं, वो एक इमेज आता है फिर अगला आता है फिर अगला आता है, लेकिन वो इतना फास्ट किया जाता है कि आपके परसिस्टेंस ऑफ विजन से बाहर हो जाए। हाँ, जैसे तुम पंखा चलता है तो पंखा चलते है तुम्हें तीनों ब्लेड्स दिखते हैं? नहीं दिखते, क्योंकि फ्लोर दिखता है तो तुम्हारा आई पे फ्लोर ही रह जाता है, तब तक पंखे का अगला ब्लेड आता है फिर वापस फ्लोर रह जाता है।
अरे समझ रहे हो कि नहीं, मेरी बातों को समझ रहे हैं आप लोग? तो बच्चों परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग मतलब आप कोई भी साउंड सुनते हैं बेटा तो 1/10 सेकंड तक आपके कान के पर्दे पर रहता है। तो सुनो, अगर मुझे, मैं यहां पे हूं, मुझे यहां पे वॉल है, ठीक है ना, ये वॉल है, तो मुझे कितना दूर वॉल से होना चाहिए जिससे मैं अपना साउंड सुन पाऊं? तो बेटा इस साउंड को टकरा के वापस आने में कितना टाइम लगना चाहिए? कितना टाइम लगना चाहिए? मिनिमम 1/10 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। अगर इतना टाइम लगेगा तब तो मैं सुन पाऊंगा, अगर ये वॉल पास हो जाएगा तो इससे कम टाइम लगेगा, मैं नहीं सुन पाऊंगा। तो बेटा देखो, यहाँ टोटल टाइम जाने और आने में कितना होना चाहिए? 1/10। और बेटा मान लो साउंड की स्पीड मुझे पता है, साउंड की स्पीड होती है, तो बेटा देखो मैं ये लिखूंगा, ये डिस्टेंस मान लो डी है, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा? 340 v इंटू टी। 2d बराबर कितना होगा? v इंटू टी। अब 2d क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि आप बोलोगे उसके बाद आप सुनोगे ना, तो उसमें 2 बार ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे ना, एक बार जाते समय एक बार आते समय। और टी क्या है? टोटल टाइम है जिसके बाद आपको बोलने के बाद कितने समय बाद आपको साउंड सुनाई पड़ा, वो समय है। तो बेटा साउंड को बोल, जैसे आपने बोला फिर सुना, तो साउंड ऐसे गया होगा, जाके वापस आया होगा, तो इसमें इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? 2d। अगर ये डिस्टेंस डी मानूंगा तो 2d होगा ना, और वो किसके इक्वल होगा? v इंटू टी के। तो बच्चों देखो 2d इज इक्वल टू v की वैल्यू होती है, अभी बताया था एयर में 344 होती है अगर प्रिसाइज बात करूं, इंटू टी की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। अरे 1/10 में आना चाहिए ना, मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना। अरे इसको पीछे कर दोगे तब तो आराम से सुनाई पड़ेगा, हमें तो वो निकालना है कि मिनिमम कितना दूर। बात समझ में आ रहा है? तो बेटा इसको यहां से सॉल्व करो, 2d इक्वल टू कितना आएगा? 34.4। तो बच्चों d बराबर कितना आएगा? d बराबर आएगा 17.2 मीटर। ये याद रहना चाहिए और इसका प्रूफ भी याद रहना चाहिए कि अगर आपको अपना साउंड सुनना है तो दीवार 17 मीटर पीछे होना चाहिए मिनिमम। 17 मीटर से ज्यादा होगा आराम से सुन पाओगे, 17.2 से पहले होगा नहीं सुन पाओगे। ये 17 मीटर नहीं है, ये अभी जो हम क्लासरूम में बैठने हार्डली कितना होगा? 10 मीटर या 12 मीटर, 10 मीटर हार्डली। इसी वजह से मुझे अपना इको सुनाई नहीं पड़ रहा है। अगर ये 17 मीटर होता तो मुझे अपना इको सुनाई पड़ता। समझ आ रहा है बात? अब लिख लो चुपचाप। नैतिक कुछ बोल रहे हो? मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है बेटा आज। सुनू मैं तुम्हें? चाहते हो तुम? हम लोग को तो कुछ करते हैं जतन। ठीक है, अरे लिख लिया कि नहीं लिख लिया? ये लिख लिया? अगला लिखो रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, 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 रिवर्बरेशन को बोलते हैं गूंज। जैसे साउंड कहीं बहुत जोर से स्पीकर में बज रहा हो, चारों तरफ दीवार हो, तो हर तरफ से गूंज के साउंड आता है कि नहीं आता है? इधर से भी आता है, उधर से भी आता है, उधर से भी आता है ना? तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर्बरेशन, गूंज। लिखो यूफोरिया, छोड़ दो तुम लोग, यूफोरिया, ठीक है ना? लिखो, लिखो persistence of sound, persistence of sound in a region, persistence of sound in a region after multiple reflection, persistence of sound in a region
after multiple reflection. Persistence of sound in a region after multiple reflection is called reverberation. Is called reverberation. Is called reverberation. समझ में आया कि नहीं आया? मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिवर्बरेशन. इसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन. क्लियर? रिवर्बरेशन. इसीलिए क्या होता है, सिनेमा हॉल का जो वॉल है वो कर्व होता है, ठीक है ना, ताकि सब लोग, ताकि ताकि साउंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो. और इसीलिए देखो सिनेमा हॉल के जो वॉल होते हैं उसमें ऐसा, मतलब ऐसा सब्सटेंस लगा होता है फोम टाइप का. क्यों लगा होता है? ताकि साउंड को एब्जॉर्ब करे, साउंड रिफ्लेक्ट ना हो पाए. समझ में आया ना? वो साउंड रिफ्लेक्ट होगा तो मान लो किसी को कोई कहेगा कि आवाज बढ़ाओ, तो किसी को रिफ्लेक्ट होकर ज्यादा पहुंच रहा होगा. और उसी सिनेमा हॉल में कोई बैठा हुआ कहेगा कि आवाज कम करो, मुझे बहुत ज्यादा सुनाई पड़ रही है. तो साउंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ना, तो किसी को ज्यादा सुनाई पड़ेगी, किसी को कम सुनाई पड़ेगी, किसी को सुनाई ही नहीं पड़ेगी. तो इसीलिए क्या करते हैं, या तो सिनेमा हॉल के स्क्रीन को कर्व कर देते हैं या तो उसकी वॉल को कर्व कर देते हैं. कर्व करने से क्या होता है, सिनेमा हॉल की स्क्रीन को अगर कर्व कर दोगे, इस तरह से कर्व कर दोगे तो साउंड यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे रख दोगे तो साउंड ऐसे टकरा के सबको एक जैसा मिलेगा, सबको एक जैसा टकरा के मिलेगा. समझ में आया ना? एक तो तरीका ये होता है, ठीक है ना, कि साउंड हर जगह टकरा के एक जैसा मिलेगा, ठीक है ना. ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सिनेमा हॉल की स्क्रीन को कर्व के, अगर आपने सिनेमा हॉल ऐसे बड़ा सा हॉल खरीद लिया, उसके अंदर बस लगा दिया, स्पीकर लगा दिया, चला दिया, कोई तुम्हारा सिनेमा देखने नहीं आएगा, बोलेगा बहुत खराब एक्सपीरियंस था. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि साउंड अलग अलग जगहों से लेट आएगा, उसका बिल्कुल भी साउंड एक्सपीरियंस, साउंड की इंजीनियरिंग होती है इसकी वजह से, ठीक है ना. जहाँ ऐसे साउंड इंजीनियरिंग होती है इसकी प्रॉपर रिसर्च होता है कि कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए, ठीक है ना. बहुत जगहों पे देखोगे सिनेमा हॉल में तो हर रो में एक एक स्पीकर होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है ना, वो भी होता है. अलग अलग टाइप की इंजीनियरिंग होती है उसके लिए साउंड की, ठीक है. ये कुछ बातें हैं. अब इसके बाद हमें पढ़ना है, रियो एक बार चेक कर लेना कुछ छूटा तो नहीं यहाँ तक. इसके बाद बच्चों पढ़ना है कि अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है ना. जैसे फ्रीक्वेंसी को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल रेंज और अल्ट्रासोनिक, ठीक है ना. फिर उन्हीं का एप्लीकेशन पढ़ना है. फिर उसमें एक चीज जो है सिलेबस से हट गया था, उसका नाम हट गया है सोनार नाम. क्या नाम था? सोनार, ठीक है ना, वो भी हट गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा. सोनार शिप्स में, सबमरीन में होता है, जिससे वो समुद्र के डेप्थ को या कोई उनके ऊपर अगर कोई मिसाइल फायर कर दे तो उसको पहचान, ठीक है ना. तो चलिए बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे. हमारा आखिरी चैप्टर ही तो है ये, इसमें तो उसके बाद तो कुछ बाकी नहीं है ना. एक चैप्टर और बाकी है, उसको खुद करना है. क्या नाम है उसका? फूड रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, खुद करना है उसको, ठीक है ना. अब इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे. हाँ, इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे बस. अभी कल की क्लास मेरी होगी. वी विल हियर फ्रीक्वेंसी टुडे. बोलना जरा फिर से बोलना. आई कैन हियर यू नाउ नैतिक, यू कैन स्पीक. तुम्हारा योर माइक इज नॉट वर्किंग.